हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज बिहार कांस्टेबल 2024 के जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। जो कि आपको टोटल इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम बेस्ड पर रहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा वीडियो है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है। पूरा क्या लोकप्रिय, ठीक है ना। लोकप्रिय शब्द में समास है, यानी कि लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप लोग आंसर जरूर बताइएगा और कॉपी और कलम आप लोग जरूर रखे रहेगा, ठीक है ना। उसमें आप नोट करते चलेंगे कि आपको कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि तत्पुरुष समास, यानी लोकप्रिय शब्द में जो समास है वो कौन है, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शुभागमन, ठीक है ना। शुभागमन में कौन सी संधि है ये बताना है। तो शुभागमन में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए पहले, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्या है, दीर्घ संधि है। तो शुभागमन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दुःशासन शब्द में शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, दूध प्लस शासन, ठीक है ना। दूध प्लस शासन जो होगा क्या होगा, इसका दुःशासन का संधि विच्छेद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अंबर पनघट में डूबो रही, ठीक है ना। अंबर पनघट में डूबो रही तारा तट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि क्या होगा, रूपक होगा। इसमें कौन अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो निम्न में से किस में बी उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है ना, और नोट जरूर करते जाएगा, ठीक है ना। कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि बीटअप। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, तो बीटअप में बी उपसर्ग जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोला निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो सु उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो कौन है, सुरेश, सुंदर, सुरक्षा, सुनार में से कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि सुरक्षा। सुरक्षा जो शब्द है इसमें सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईक प्रत्यय से बना है, ईक प्रत्यय से बना हुआ है ये बताना है, ठीक है ना। तो निम्न में किसमें ईक प्रत्यय लगा हुआ है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि दैनिक, ठीक है ना। तो दैनिक, दैनिक ईक लास्ट में लगता है ना, तो ईक से बना हुआ प्रत्यय है, यानी कि ईक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है दैनिक। चलिए आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है, किसमें अक प्रत्यय नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सड़क, ठीक है ना। सड़क, सड़क में लास्ट में जो अक है वो नहीं आएगा, सड़क होता है, ठीक है ना, सड़क, ठीक है। इसमें अक नहीं आता, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निज भाषा उत्पत्ति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है ये बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे निज उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध जो उक्ति है यानी कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह कथन कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके काल को, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि भक्ति काल को, किसे कहते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है क्या, 11 बोल रहा है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि कौन से सेंटेंस में एरर है, यानी कि एरर बताना है इसमें, ठीक है ना। बोल रहा है द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन में
टू राइट ए फॉरवर्ड, ऑप्शन सी है टू द बुक, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि सही सबके सभी, यानी कि सॉरी ऑप्शन इसका डी, यानी कि इसमें क्या है नो एरर है, ठीक है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू, आस्क्ड के बाद टू, ठीक है, राइट ए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद टू, ठीक है, द बुक, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है सभी के सभी, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें भी एरर चूज करना, ठीक है ना। तो इसका एरर क्या होगा ये बताना है। तो इसमें जो सेंटेंस है वो देखते हैं। तो आई मस्ट कंप्लेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स, आगे है एंड योर इपिकेबल बिहेवियर। तो इसके बारे में बताना है कि इसमें कौन सा एरर होगा, यानी कि इसमें एरर है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो माइनर्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा, यानी कि इसमें एस जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि सिलेक्शन का जो एक्सप्रेस है, यानी कि साइनोनिम है ये चूज करना, ठीक है ना। एक्सप्रेस है मतलब कि साइनो इसका चूज करना है। तो साइनो क्या होगा, यानी कि समानार्थी शब्द को चूज करना। तो डेनियल होता है पहले तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है चूज करना, ठीक है ना। सिलेक्शन करना बोलते हैं ना कि सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो साइनोनिम होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो डेनियल होता है, इसका मतलब होता है डिनाई करना, यानी कि इनकार करना। प्रीफरेंस मतलब होता है ना चूज करना, ठीक है ना, प्रीफरेंस होता है। रिफ्यूजल मतलब होता है क्या करना, रिफ्यूज करना, ठीक है ना, यानी कि इनकार करना। और डिस्प्ले मैंने क्या होता है दिखाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रीफरेंस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रीफरेंस करना और सिलेक्शन करना दोनों एक ही आता है, यानी समानार्थी हैं ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोल रहा है इसमें भी क्या करना है, कौन सा वर्ड है जो अपोजिट चूज करना है, क्या करना है अपोजिट मीनिंग को चूज करना है। तो एग्रीमेंट का जो अपोजिट होगा यानी उल्टा होगा वो क्या होगा ये बताना। तो एग्रीमेंट मतलब होता है क्या, एग्रीमेंट करना यानी कि सहमति जताना, ठीक है ना। तो इसका होता है डिसलोकेशन मतलब होता है अव्यवस्थित, कोई लोकेट मतलब होता है कि कोई चीज़ व्यवस्थित रखी है, और डिसलोकेट मतलब अव्यवस्थित यानी कि कहीं अलग रखा हुआ, ठीक है। तो डिसलोकेशन हो गया ये। डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है असहमति होता है, असहमति, ठीक है ना, असहमति, ठीक है ना। तो असहमति होता है यानी कि सहमत को उल्टा हो जाएगा क्या, असहमत हो जाएगा, ठीक है ना। और ट्रबलेंस मतलब होता है अशांति। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है क्या, फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है विखंडन, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है क्या, विखंडन, इसे याद कर लीजिएगा, विखंडन, ठीक है ना। ट्रबलेंस मतलब क्या होता है अशांति, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिसलोकेशन मतलब होता है अव्यवस्थित, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एज ही प्रूव्ड इन इफिशियंट द कंपनी डैश हिम, बोल रहा है क्या, इसका हिंदी ये हो जाएगा कि चूंकि वह अकुशल क्या हो गया साबित हो गया, यानी कि एज ही प्रूव्ड हो गया यानी कि साबित हो गया, इन इफिशियंट यानी अकुशल साबित हो गया। तो कंपनी ने उसे क्या करेगा, तो कंपनी उसे क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, इजेक्ट करेगा, इविक्टेड करेगा या एक्सपेलेड करेगा। तो कंपनी उसे क्या करेगा, जब कोई वर्कर क्या हो जाएगा अकुशल साबित होगा, ठीक है ना, यानी कि काम करने में सक्षम नहीं होगा, अकुशल होगा, तो उसे कंपनी क्या करेगा निकाल देगा, यानी कि निष्कासित कर देगा। निष्कासित करने का मतलब एक्सपेल्ड कर देगा ये, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका सही होता है। एक्सपेल्ड मतलब क्या करना, निष्कासित करना, निष्कासित, ठीक है ना, निष्कासित करना हो जाएगा, ठीक है ना, निष्कासित करना। इविक्टेड मतलब होता है क्या, इविक्टेड मतलब होता है अलग होना, ठीक है ना, क्या होता है अलग होना, तो अलग थोड़ा ना हुआ है, ठीक है ना। इजेक्ट होता है इजेक्टेड मतलब क्या होता है, सॉरी इजेक्टेड मतलब होता है अलग होना, इजेक्टेड मतलब होता है अलग होना, और इविक्टेड मतलब जो होता है वो होता है निकाला हुआ, क्या होता है निकाला हुआ, इविक्ट किया हुआ यानी कि निकाला हुआ, ठीक है। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार, रिजेक्ट करना यानी कि अस्वीकार करना, ठीक है ना, अपन बोलते हैं रिजेक्ट कर दिए, ठीक है ना, यानी कि अस्वीकार कर दिए, ठीक है। तो कंपनी उसे क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। तो ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सोम को ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता माना जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं ये बताना, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है, तो मेघालय में। पहला तो ये ध्यान रखेगा मेघालय में, ठीक है ना। गोरा खासी जयंतिया कहाँ, मेघालय में। लेकिन यह किस पर्वत श्रेणी का भाग है ये बताना, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पूर्वी घाट का। किसका भाग है? पूर्वी घाट का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन पीस क्या है ये बताना है। तो ग्रीन पीस क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीन मतलब होता है क्या? ग्रीन का मतलब हो गया हरा, हरा से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है ही है, ठीक है। तो ब्रिटेन का राजनीतिक दल नहीं, लॉबी नहीं, एक प्रकार रासायनिक उर्वरक नहीं, तो पर्यावरण संरक्षा के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा तो कुछ कॉमन सेंस भी इसमें लगाएंगे तो आपको कभी कभी सही हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो उसका थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा तो कभी कभी वो भी सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सेट प्रैक्टिस करने से यही फायदा होता है कि कुछ नए टाइप के जो मिलते हैं उसे समझ में आ जाता है सेट में, ठीक है ना। इसलिए फुल सेट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर इसमें जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे, बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल पर बने रहिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इसका सदस्य नहीं है? गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य कौन नहीं है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि नहीं है इसका सदस्य, ठीक है ना। तो गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य जो है वो बांग्लादेश नहीं है, लेकिन भारत, लाओस हो जाएगा ये, ठीक है ना। लाओस और वियतनाम सभी के सभी सदस्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भुवनेश्वर पुरी पिलानी के मंदिर किस शैली में बने हैं ये बताना, ठीक है ना। तो भुवनेश्वर पुरी पिलानी के जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कौन सी? नागर शैली में सभी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो पुरी का जो मंदिर है वो बना हुआ है कहाँ? पुरी में है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी का भुवनेश्वर है, ठीक है ना। और वहाँ पर कौन सी एक और मंदिर इंपॉर्टेंट है जो कि कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, कहाँ है? तो सभी उड़ीसा में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से अन्य 3 से भिन्न है ये बताना, ठीक है ना। तो व्यक्तियों के कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि, ठीक है ना। सार्वजनिक भविष्य निधि जो कि क्या है? तीनों से भिन्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है ये बताना। तो कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि संत पुरंदर दास, ठीक है ना। संत पुरंदर दास है, ठीक है ना। तो कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं ये बताना, ठीक है ना। तो किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक आरक्षित सीट है तो वह कहाँ है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है ये बताना। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? संघाई 5 का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो है वो संघाई 5 का सदस्य नहीं है, बाकी चीन, रूस, कजाकिस्तान सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में हीरा, ठीक है ना। भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है ये बताना है। तो भारत में हीरा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि कहाँ? मध्य प्रदेश में, जो कि पन्ना में पाया जाता है, ठीक है ना। पन्ना के पास में, ठीक है। पन्ना के पास में पाया जाता है हीरा, वहाँ हीरा की खदान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से कि तब, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से कि तब भूमध्य रेखा की ओर आता है तो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी यानी कि पादप और पशुओं की भिन्नता क्या होती है? बढ़ते जाती है, कहाँ? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो पौधे की और पशु की जो भिन्नता है वो बढ़ते जाता है, यानी कि जनजाति अधिक मिलते जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ? ध्रुव की तुलना की अपेक्षा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28
28 है देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन है, वो ये बताना है। ठीक है ना, तो देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी कौन है, ये बताना। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भोपाल एक्सप्रेस। कौन है, भोपाल एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई खेल का संबंध किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि क्रिकेट से संबंधित है थर्ड आई। ठीक है ना, थर्ड आई जो शब्द है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। यानी कि एक लिए से बोला जाए तो थर्ड आई का मतलब हम बोल सकते हैं थर्ड अंपायर। ठीक है ना, तो थर्ड अंपायर हो गया क्या, थर्ड अंपायर तो किस में रहता है, तो क्रिकेट में ही होते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड अंपायर से संबंधित याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ये बताना। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका कहाँ, बड़ा निकोबार द्वीप में। कहाँ है, बड़ा निकोबार द्वीप में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होता है, यानी कि अक्षांश पर ये बताना। ठीक है ना, सॉरी बोल रहा है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो क्या होता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि कहाँ होता है, तो प्रधान देशांतर पर होता है। किस पर होता है, प्रधान देशांतर पर सबसे न्यूनतम दूरी होता है। यानी कि जो ग्लोब है उस पर सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ होता है, तो प्रधान देशांतर पर सबसे न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हैदराबाद में। कहाँ है, गोलकुंडा कहाँ है, तो हैदराबाद में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भूटिया। ठीक है ना, भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, यानी कि किस पर देखा जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के जो प्रभाव है वो निम्न में से कहाँ पर देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, तो चट्टान आलेख पर। किस पर, चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 35 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर जी। कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तिरत्न नहीं है? तो जैन धर्म के जो तिरत्न है वो कौन निम्न में से नहीं है, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सम्यक अहिंसा। सम्यक अहिंसा जो कि जैन धर्म के तिरत्न के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार तीनों के तीनों जैन तिरत्न में आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये बताना। तो जो गरसुप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो किस नदी पर स्थित है, तो यह है आपके शरावती नदी पर। कहाँ है, शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, ये बताना है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका डी। ठीक है ना, डी यानी कि भारत का सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है। ठीक है ना, यानी कि सबसे बड़ा संविधान भारत में लिखा गया। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए संविधान को पढ़ा कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है ना, तो संविधान का कुछ वीडियो कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए डिटेल में, लेकिन उसका वीडियो बनाएंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कभी टाइम मिलता है तो कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद फिर रेगुलर भी रखने की कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए लेकिन मज़ा आएगा संविधान पढ़ने में, ये तो है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की स्थापना कोचीन में कब हुई थी, ये बताना। तो कोचीन में भारतीय नौसेना यानी कि नेवी की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है जनवरी 1969 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे, भरतनाट्यम से। ठीक है ना, भरतनाट्यम से संबंधित कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का। ठीक है ना, भरतनाट्यम
चलिए आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है ये बताना। तो फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि मंगल का, ठीक है ना। तो फोर्ब्स किसका उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है ये बताना। तो उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या? जम्मू कश्मीर में। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है, तो लोसांग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि ताइवान में मनाया जाता है कौन? लोसांग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? 44 है। 44 है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक साइड में कितने होते हैं? 7 होते हैं, यानी कि 7 होते हैं, ठीक है ना। तो कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं एक टीम में, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 देखते हैं। 46 में निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं, ठीक है ना। तो निम्न में से किस समाचार पत्र में सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस में सबसे अधिक संस्करण क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 27 सितंबर को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती, ठीक है ना। बड़ा डकैती किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि पूर्वी बंगाल से संबंधित है, ठीक है ना। तो बड़ा डकैती जो है संबंध कहाँ से है? तो पूर्वी बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात, ठीक है ना। जोग प्रपात में, उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है ना। और महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन यहाँ प्लांट स्थित है जोगरसोपा जलप्रपात पर, ठीक है। चलिए जो कि कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था ये बताना है। तो मशहूर जो यूरोपीय यात्री बर्नियर था, जो कि कहाँ का था? यूरोप का था, वो किस पेशा से संबंधित था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर है आपका चिकित्सक था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यानी कि चिकित्सक था कौन? बर्नियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है ये बताएं। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या करवाया था? शुरू करवाया था, ठीक है ना। तो कार्य बनाने का जो कार्य है शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और पूरा जो कार्य है वो करवाया गया था किसके? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था ये बताना। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद शाह, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन थे? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था ये बताना है। तो जब जहांगीर की मृत्यु हुआ था तो शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक जो बाधक था वो कौन था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है का ऑप्शन सी यानी कि शहरयार था। कौन था? शहरयार था जो सबसे अधिक बाधक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है बतापी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बतापी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था क्या दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 56 है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य किया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध धर्म हीनयान बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था ये बताना, यानी कि अलग हो गया था, यानी कौन सी बौद्ध संगीति के बाद अलग हो गया था ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हो गया था, बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान दो भागों में बट गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी ये बताना। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या, 7 था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितने थे, 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है तो कहाँ पर होती है ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो कौन है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 है, लार की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है। तो लार की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि लार का कार्य क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अम्लीय होता है। तो लार जो होता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब है कि इसका जो pH यानी कि pH मान जो है वो 7 से कम होता है। ठीक है ना, तो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है विद्युत धारा ज्ञात करने में। ठीक है ना, तो विद्युत धारा ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का, यानी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि। तो जल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका जो अधिक क्वथनांक होता है इसके अणु हाइड्रोजन अवंध से बंधे होते हैं इसलिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्यों होता है, तो जल का क्वथनांक अधिक होता है तो इसका कारण है इसके अणु जो हाइड्रोजन अवंध से बंधे होते हैं इसलिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जो अस्थायी कठोरता होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि CA और Mg के बाइकार्बोनेट के कारण, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, अस्थायी कठोरता का ये कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है ये बताना। तो निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। ठीक है, चलिए तो कौन है, तो पारा एक तत्व है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पारा क्या है, तो पारा एक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है ये बताना है। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या है ये बताना। ठीक है, चलिए तो उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की दर बदल देता है। क्या करता है, अभिक्रिया की जो दर है वो बदल देता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो किसी लेंस की क्षमता जो है वो किस में व्यक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 है, किससे परमाणु का निर्माण होता है। तो परमाणु का जो निर्माण होता है वो किससे होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से होता है परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जो नाभिक में रहता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, नाभिक के बाहर होते हैं। ठीक है ना, तो परमाणु का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से अधिक अनुपात में उपस्थित होता है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होता है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो कौन सी गैस जो है वो हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जल का जो हिमांक है वो कितना डिग्री होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, यानी कि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक जो है वो कितना है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, आर्द्रता मापने का यंत्र है। तो कौन सा यंत्र से आर्द्रता मापा जाता है ये बताना। ठीक है,
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त है ये बताना है। तो सूर्य में सतत जो ऊर्जा किसके कारण मुक्त होते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या 73 है, सही कथन को चुनना है, ठीक है ना। तो सही कथन को निम्न में कौन जो है वो सही कथन है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है ये बताना है। तो यानी कि सिस्मोग्राफ का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है ये बताना, ठीक है। चलिए, इसको काट देते हैं ये। चलिए देखते हैं, सिस्मोग्राफ का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो भूकंप के झटका मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है। तो उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जो जलन होता है वो अधिक होता है, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि भाप की गुप्त उष्मा के कारण, ठीक है ना। तो भाप में जो गुप्त उष्मा होता है उसके कारण उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलन जो होता है वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर है, कपास के पौधे, ठीक है ना, कपास के पौधे किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कपास के बीज, ठीक है ना। तो कपास के बीज से निकाला जाता है रेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बोल रहा है यकृत यानी कि लीवर का कार्य है। तो लीवर का कार्य क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, ठीक है ना। तो जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है? ग्लूकोजन के रूप में वह संचित करता है, कौन? लीवर, यानी कि यकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण पत्ती का जो रंग है वो क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि कौन? इसमें से कोई नहीं, यानी क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल के कारण ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है वो कहाँ होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है कहाँ? फेफड़ा में होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है तो फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है, ठीक है ना। तो कोई वयस्क व्यक्ति है उसकी हृदय की जो धड़कन होती है वो लगभग होती है, तो कितना होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है कितना? ऑप्शन ए, यानी कि 72 बार प्रति मिनट, ठीक है ना। तो 72 बार प्रति मिनट होता है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा निम्न में कौन है, यानी उसका जो सूत्र है वो बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी NaHCO3, ठीक है ना। NaHCO3 जो होता है वो बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला बेकिंग सोडा का जो होता है वो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, यानी कार्बन एक है। तो कार्बन क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कार्बन क्या है? तो एक यौगिक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है ये बताना। तो रियल में कौन मछली है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कैटफिश। कैटफिश जो है वो क्या है? एक मछली है, ठीक है ना। बाकी सभी नाम है लेकिन मछली है, रियल में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यानी कि अब्दल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, ग्रहों की कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। तो ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले जो बल होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है ये बताना है। तो निकट दृष्टि दोष में किसका होता है? तो 3 का 4 याद रखिएगा, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का 3 और 3 का 4 याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया क्या? दूर दृष्टि, और ये हो गया क्या? दूर में हो गया क्या? उत्तल, ठीक है ना, उत्तल। और ये हो गया 3, मतलब क्या हो गया? निकट,
और हो गया ये अवतल। तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दूर में 2 शब्द हैं, 2 हो गया, उसमें क्या होता है 3 शब्द वाले यूज होता है, यानी उत्तल में टोटल 3 अंक है, उत्तल, ठीक है ना। वैसे ही निकट में 3 है तो निकट हो गया, और इसमें 4 यानी कि 4 अंक वाले जो शब्द हैं उसका प्रयोग, 4 शब्द वाले जो है उसका प्रयोग होता है, यानी अवतल में टोटल 4 है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें, 2 का 3 और 3 का 4, यानी दूर दृष्टि दोष में 2 अंक हो गया, तो इसमें 3 वाला यूज होता है, यानी उत्तल लेंस यूज होता है। और 3 अंक वाला है जिसमें निकट दृष्टि दोष है, तो उसमें 4 अंक वाले जो है वो यूज होता है, यानी अवतल लेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना। सिंपल है, 2 का 3, 3 का 4 याद रखिए, बाकी कोई सस्पेंशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस में सबसे कम कोयला पाया जाता है ये बताना। तो सबसे कम कोयला जो वो किस में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लकड़ी। लकड़ी में सबसे कम कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। कांच में प्रकाश का वेग होता है, तो कांच में प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसमें, कांच में प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला जो भाग है वो इंडोस्पर्म है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नारियल। तो नारियल के कौन से भाग खाते हैं, इंडोस्पर्म भाग जो है वो खाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, जो कि मैथ की क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, ठीक है। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन, 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े के ब्याज से, ठीक है ना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है 5% सैकड़ा, यानी कि 100 रुपये में 5 रुपये ब्याज देते हैं, यानी कि 5%, यानी आर बराबर कितना बोल सकते हैं 5%, ठीक है ना। तो सिंपल है, निकाल लीजिए 5 + 5 + 5 × 5 पर 2 वर्ष का ये हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 10.25 हो जाएगा ये टोटल, ठीक है ना। चलिए हो गया दर 2 वर्ष का, ठीक है ना। चलिए टोटल मूलधन कितना है 500, यहाँ मूलधन हो जाएगा 100, ब्याज निकालना है तो ब्याज कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 शून्य से 2 शून्य काट के इसे गुना कर देंगे तो 5 × 25 शेष 2 रह गया, 5 दूनी 10, 10 2 कितना 12, और 5 एकम 5, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 51.25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े हैं, ठीक है ना, 2 घोड़े को प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, प्रत्येक घोड़े को 14,000 रुपये में बेचता है, यानी कि टोटल 28,000 में दोनों घोड़ों को वो बेचा, ठीक है। आगे बोल रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या समान है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है, परंतु दूसरा पर 15% का क्या होता है हानि होता है। तदनुसार उसे पूरे व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ ये बताना, ठीक है ना। जब कोई वस्तु कि विक्रय मूल्य जब वो समान रहता है तो इसमें हमेशा क्या होता है हानि होता है। इसमें पहला तो ध्यान रखेगा, इसमें क्या होता है हमेशा इसे हानि होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है लॉस होता है, ठीक है ना। अब इसे निकालना है तो सिंपल निकालना है कितना 15 × 15/100 कर दीजिए, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा लॉस होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है ना। यानी 2.25% क्या होगा उसे हानि हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, तो इसे आप ध्यान में रखेगा कि जहाँ विक्रय मूल्य समान है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य क्या है सेम रेट में है, ठीक है। दोनों घोड़े का क्या बेच रहा है 14,000 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य समान है। तो उस कंडीशन में एक वस्तु को 1% एक वस्तु को लाभ में और दूसरे को हानि में, यानी कि सेम रेट में बेच रहा है, ठीक है ना, सेम परसेंटेज बेस है, 15% लाभ में बेच रहा है, दूसरे को 15% हानि में बेच रहा है। तो इस कंडीशन में उसे क्या होता है हमेशा हानि होता है, ठीक है ना। और कितना हानि निकालना है कैसे, कितने % की टोटल हानि हुआ, तो 1 से गुना 22/100 कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि 1 से 22/100 कर देते हैं, आपको टोटल लॉस निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 93 है। बुरा है सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 40 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं। सोमवार हो गया ना, सोमवार हो गया आपका, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 120, यानी 40 × 3 हो जाएगा। वहीं बोल रहा है फिर मंगलवार बुधवार और फिर गुरुवार, ठीक है ना। फिर गुरुवार का जो औसत तापमान कितना है 41 है, एक तो 41 गुना औसत है, तो योग हो जाएगा कितना 123 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप सिंपल है यहाँ से माइनस 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 घटा दीजिए, तो हो जाएगा क्या मंगल से मंगल आपका कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना आपको सोमवार माइनस गुरुवार आपको बच गया, और यहाँ बच जाएगा आपका कितना -3, ठीक है।
आगे बोल रहा है क्वेश्चन में गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो गुरुवार का तापमान कितना है, 42 डिग्री है, तो यहाँ 42 रख दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा सोमवार का जो तापमान हो जाएगा कितना हो जाएगा, -42 को इधर करेंगे तो +42 और -3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 39 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बोल रहा है किसी द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के पदार्थ को 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं ये बताना है। टोटल 10 सेंटीमीटर वाले गोला, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो पहला जो गोला है उसका आर क्यू हो जाएगा कितना 3, ठीक है। दूसरा गोला बोल रहा है क्या 4/3 पाई आर का मान किसका दिया है 1 दिया, तो 1 का क्यू। अब कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ n बनेंगे, ठीक है। चलिए 4/3 पाई से पाई कट गया तो बच जाएगा 1 गुना समथिंग करेंगे तो n ही रहेगा, और इधर 10 का क्यू करेंगे तो कितना 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी टोटल जो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले हैं वो कितने टोटल बनेंगे 1000 बन जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 95 था 96 देखते हैं। 96 है कैलकुलेट करना है, टोटल नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 48 12 16 और 8 का एलसीएम 12 4 48 16 3 48 8 6 48, तो 6 4 10 3 13, यानी कि 13 बटा क्या हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 97 बोल रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कि 60 20 और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे में रखी जा सकती है। तो कोई कमरा है मान के चलिए ये है, तो इसमें सबसे बड़ा जो छड़ रखेंगे वो कैसे रखेंगे, जो इस प्रकार के रखेंगे, यानी जो विकर्ण रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। तो जो विकर्ण रहेगा वही ना सबसे लंबा होगा, जिसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा l² + b² + h² हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो l² मतलब 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 36 4 40 40 और 2 42, ठीक है ना। यानी कि 42 25 हो जाएगा, जो कितने का वर्ग हो जाएगा, कितने का रूट, इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा ये निकालना, ठीक है। तो इतना का वर्गमूल देखिए 60 का हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाता है 60 का, यानी कि 70 का तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना का 65 का हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 65 का वर्गमूल ये निकल जाता है। 65 का वर्गमूल कितना होता है 42 25, इसे याद भी आप रख सकते हैं, लगभग 50 तक याद रख सकते हैं वर्ग आप, ठीक है ना, सिंपल है। तो इसका हो जाएगा कितना 65 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, सॉरी 65 का वर्ग हो जाएगा 42 25, तो इसका राइट आंसर 65 हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबी जो छड़ रहेगी वो 65 मीटर का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 12 पुरुष एक काम को कितने दिन में 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन होता क्या कि 6 पुरुष 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम किया उसके बाद चला गया, उसके बाद 6 आदमी काम करते रह गया, तो कितने दिन में काम करेगा ये निकालना है। तो 6 से 6 आपका कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 12 दिन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बोल रहा क्या ए और बी का वेतन में बोल रहा क्या कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, बी से कम है, ठीक है ना। तो बी यदि 100 है तो ये कितना रहेगा 75 रहेगा, तो इसको रेशियो निकाल देंगे 25 दिया 25 100, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी है, बोल रहा बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे 3 से, तो कितने परसेंट गुना 100 कर देंगे, तो 33.33% अधिक है, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 33% अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसके आधार की त्रिज्या को क्या करते हैं दोगुना करते हैं, यानी कि पहले जो त्रिज्या था वो कितना था r था, और बाद में जो त्रिज्या हो गया वो कितना हो गया दोगुना हो गया, यानी कि नया त्रिज्या 2 हो गया, लेकिन दोनों का ऊंचाई जो है वो क्या पहले भी एक था और वर्तमान में भी एक ही है, ठीक है। तो इसका आयतन निकालना है, तो पहले इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² इंच, ठीक है ना, यही होता है। देखिए 1/3 पाई r हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इंच हो जाएगा 1, ठीक है। नया वाला जो आयतन शंकु है उसका आयतन क्या हो जाएगा, जब त्रिज्या चेंज किया है, त्रिज्या जब दोगुना करेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r कितना हो गया 2 का स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा, यानी इंच 1 हो गया, ठीक है। चलिए रेशियो निकालना है, निकाल देंगे 1/3 पाई से पाई कट गया, ठीक है, तो बच जाएगा 1 अनुपात इधर कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपके टोटल 100 क्वेश्चन समाप्त होंगे, ठीक है ना। तो आज की फुल प्रैक्टिस बताइएगा कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा,
और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा क्या रेगुलर कर सकते हैं इस सीरीज़ को। यदि रेगुलर रखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि मोटिवेट रहें तो रेगुलर रख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना। सेट बनाओ, उसके बाद फिर PPT बनाइए, पूरा क्वेश्चन सेट करना, ठीक है ना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ये रेगुलर रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।